जी नाज़रीन आदाब, कहीं ना जाइएगा। आज आईपीपीज़ के गिर्द फंदा तंग कर दिया गया है, उस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी क्या करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है अडयाला जेल में, उस पर बात करेंगे। आज मुकदमात की समाअत थी, तीन मामलात हुए अडयाला जेल में। तो पहले ज़रा क्योंकि सियासी मामला भी है और धमकियां भी दी जा रही हैं, पार्टी रहनुमाओं को प्लानिंग की जा रही है, तो उसके ऊपर ज़रा बात करना ज़रूरी है। बुशरा बीबी जो है वो पेशावर में हैं, तबीयत की खराबी के है, सर्टिफिकेट जमा कराया है उन्होंने, लेकिन वहाँ वो मुसलसल इजाज़ भी कर रही हैं और पार्टी रहनुमाओं को हिदायत भी जारी कर रही हैं, धमकियाँ भी जारी कर रही हैं। पेशावर में मकामी जो तंजीमें हैं, पीटीआई की, ज़िलाई और तहसील की या डिवीजनल तंजीमें, इनके लोग धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए लोग लाए जा रहे हैं। और लोगों से ये कहा जा रहा है, और वो इमरान खान की मंजूरी से कहा जा रहा है, और फिर इमरान खान के साथ जो वकला आज मिले थे उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। उनसे ये कहा जा रहा है कि जिसको कोई तफुज़ात है वो पार्टी छोड़ दे, हमें ज़रूरत नहीं है, और हमें लेकर जाना है। और हर आदमी का ज़िम्मे 5 से 10,000 लगाए गए हैं। एमपीए 5,000, एमएनए 10,000 की ये लोग लेकर आएंगे। सेनेटर्स पता नहीं क्या लाएंगे, उनके अखराजात कौन उठाएगा, वही एमएनए एमपीएस। तो वो अखराजात देगा कौन, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन उनको ये धमकी दे दी गई है कि जो नहीं आएगा फिर उसके खिलाफ पार्टी जो है एक्शन लेगी, और जिसको कोई तफजात है वो पार्टी छोड़ दे, पार्टी में नहीं रह सकता वो। बुशरा बीबी ने एक एडिशनल काम ये किया है कि इतलात के मुताबिक जो राय हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि वो नक्शा उन्होंने इस्लामाबाद के बनवाए हैं। यानी इस्लामाबाद में कितने एंट्री पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ से आप इस्लामाबाद में जो है ना वो दरअंदाजी कर सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, कहाँ पहुँच कर आप क्या कर सकते हैं। ये इस हद तक जुजियात के साथ ये मनसूबा साजी की जा रही है ताकि लोगों को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचाया जाए, और वो जो करना चाहते हैं वो किया जाए। अब वो करना क्या चाहते हैं, एक तो ये है कि नवंबर का आखिर है तो ज़रा सर्दी हल्की होगी, और दिसंबर में फिर ज़रा ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो बैरून मुल्क दिखाना है कि जनाब हम यहाँ पाकिस्तान को जाम करना चाहते हैं और हमारे पास ये क़ुव्वत है। और उस पर आज मैंने पार्टी के बहुत सारे लोगों से ये पूछा कि भाई वो तो खान साहब ने एक नारा ईजाद किया था, वो हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, या क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। और वो डोनाल्ड लू पर एक इल्ज़ाम आयद किया था, हालांकि वो हमारे सफ़ीर की कॉरेस्पॉन्डेंस थी जिसमें हमारे सफ़ीर ने ये बताया था कि जी इस किस्म की गुफ्तगू हुई, और अब वो कुछ मुझे ये महसूस हो रहा है तो आप ज़रा अमरीकी हुकूमत से वजाहत मांग लें। तो उस पर बहुत लंबा चौड़ा मामला हुआ। फिर ये कहा जी रजीम चेंज करा दिया, जी यूँ कर दिया, जी मेरी हुकूमत गिरा दी, फलां कर दिया, तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म कर दिया, आइन को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि आइन को तोड़ा, इसलिए मैंने कहा, वरना मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं जो रिकॉर्ड पर ना हो। बहरहाल अब वो फिर पीटीआई की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि एक और रजीम चेंज किया जाए। मैंने पार्टी के लोगों से पूछा कि भाई वो वहाँ जवाहिमा खान सरगर्म हैं, उनका पूरा नेटवर्क सरगर्म है बरतानिया में, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को जो है वो कहा जा रहा है कि वो ख़त लिखें, तो उन्होंने तो फ़िलहाल ये कहा है कि ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि फ़ौजी ट्रायल होगा। लेकिन वहाँ कोशिश की जा रही है कि बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पाकिस्तान पर कोई दबाव डाला जाए, और कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो थर थर काँपने लगे। अमरीकी तो सबके सामने है, तीसरा चौथा ख़त है, आपके 46 अरकान का जो ख़त है वो भी सबके सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप खैर जैसी तैनातियाँ कर रहे हैं वो तो सारी एंटी पाकिस्तान है, और यहाँ पीटीआई वाले बगले बजा रहे हैं कि हमारे ट्रंप जीत गए। अब वो हमारे ट्रंप अगर जीत गए और वो पाकिस्तान से कोई बात बनवाना भी चाहते हैं तो पाकिस्तान मुखालिफ तैनातियाँ जो है ना वो कितना उनको फ़ायदा देंगी ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जनाब वो पीटीआई ओवरसीज इसी कोशिश में है। जमामा खान नेटवर्क भी है, जुल्फी बुखारी भी हैं, और जिब्रान इलियास, सज्जाद बरकी, ये सारे लोग हैं, ये इस कोशिश में हैं कि एक फॉरेन जो है वो प्रेशर के ज़रिए एक नए रजीम चेंज को और इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। तो मैंने पार्टी के लोगों से ये पूछा, कोई उनके पास जवाब नहीं है इस बात का। बस वो ये कहते हैं कि चूँकि वो बड़ा उनका इंसानी हकूक़ का बड़ा मामला है उनका,
تو اس لیے جو ہے نا وہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی وجہ سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ کشمیر میں بھی کچھ جمہوریت اور انسانی حقوق کا معاملہ ہے، وہاں اس کے لیے کوئی نہیں بولتا. اس کے ساتھ ساتھ آن گوئنگ ہے غزہ میں کیا کر رہا ہے اسرائیل. شام پر اس نے بمباری کی ہے، لبنان آدھا تباہ کر دیا ہے، ایران میں اٹیک کر کے ایرانی مہمانوں کو مارا ہے. لیکن کوئی انسانی حقوق، کوئی عالمی اصول، کوئی قواعد، کوئی ضوابط، کوئی جمہوریت امریکہ کو کبھی اس کا خیال نہیں آتا. لیکن ہمارے معاملے میں بڑے انسانی حقوق ہیں. تو یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں نے آج پارٹی کے لوگوں سے بھی پوچھا کہ جی وہ آپ کہتے تھے کہ جی وہ لے آئے تو معافی مانگ لیں گے، 9 مئی کی فوٹیج تو وہ تو آ گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پہلے ایک کمیشن بنائے، انڈیپینڈنٹ کمیشن جس پر ہمیں اعتماد ہو، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. اور وہ کمیشن یہ ثابت کر دے کہ جی یہ ورکر سامنے ہمارے ورکر ہیں تو پھر ہم معافی مانگ لیں گے. یعنی پھر بھی سزا کی طرف نہیں جائیں گے، معافی مانگ لیں گے. بہرحال اب یہ معاملہ چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس درمیان میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ وہ بشا بی بی جو مسلسل اجلاس کر رہی ہیں، اچانک کل رات کے 10 بجے جو ہے وہ ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے فٹافٹ ایک سرٹیفکیٹ لیا گیا اور آج صبح عدالت میں پیش کر دیا گیا. اب جب وہ میو ہاسپٹل کی بات ہوتی تھی، جب عمران خان پر حملہ ہوا تھا یا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات ہوتی تھی، حتیٰ کہ آفیشیل جو ریکارڈ ہے، جو رولز ہیں ان کے مطابق آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، آپ پر اٹیک ہوتا ہے تو جو آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہونی ہوتی ہے اور جو معائنہ ہونا ہوتا ہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں ہونا ہوتا ہے، کیا تاکہ وہ سرٹین ہو جائے کہ یہ ہوا ہے. لیکن خان صاحب پر خود پر جب اٹیک ہوا تو خان صاحب جو ہے وہ لاہور، وہاں وزیر آباد میں جو سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں نہیں گئے، وہ سیدھے لاہور گئے شوکت خانہ میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ہاسپٹل تو آپ مینیج کر لیں گے، حالانکہ اپنی حکومت تھی وہاں. پھر بھی اب بھی اپنی حکومت ہے تو لیڈی، آج وہ کہہ رہے تھے وکلا کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں تو آپ کی اپنی حکومت میں ہے تو وہاں سے بھی مینیج ہو سکتا ہے. لیکن اس پہ بشا بی بی کا نہ سگنیچر تھے نہ انگوٹھا تھا، یہ اعتراض بھی اٹھا توشہ خانہ 2 کیس میں. بہرحال اس پر فردر جرم نہیں لگ سکی. لیکن پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ 190 ملین میں کل تک معاملہ چلا گیا. اس میں بھی وہ بشا بی بی کی حاضری کی درخواست تو آج قبول کر لی، لیکن کل کے لیے یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ کہ وہ پیش ہوں، ورنہ ان کے جو ضمانت کے مچلکے ہیں ان کو منسوخ کرنے کی بات ہو سکتی ہے. اور آج فیصلہ نہیں دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن جو تھی، وہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے فیصلہ دے دیں، لیکن عدالت نے ہدایت کر دی ہے کہ 342 کا بیان ریکارڈ کرائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں معاملہ تب ساتھ ساتھ چلیں گے. اس درمیان میں جو ایک موقع پر جب وقفہ ہوا 190 ملین کا، تو امجد علی شاہ صاحب اے ٹی سی کے جج، وہ پہنچ گئے وہاں. انہوں نے عمران خان سے وہ نوٹ آف انسپیکشن جو ہے وہ ریسیو کرایا. جی ایچ کے حملے کے بعد جب تفتیشی افسر جب جاتا ہے تو وہ تفتیش کرتا ہے اور وہ اس کی پھر ضمنیاں لکھتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک رپورٹ بنتی ہے. وہ جب رپورٹ بنی اس کو نوٹ آف انسپیکشن کہتے ہیں. تو وہ آج ہو گیا. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، تو وہاں بھی جج صاحب نے ہم لوگوں سے بھی پوچھوایا 2 چینلز کا نام لے کر کہ اے آر وائی کا کون ہے اور فلاں کا کون ہے. تو بہرحال وہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو پھر جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ خبر یہ چلائی گئی، اور یہ میڈیا کے لیے ذرا سوچنے کی بات ہے، میرے کولیگز جو ہیں میڈیا میں ان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس مکمل انفارمیشن نہ ہو آپ خبر نہیں دے سکتے. وہ یہ کہا کہ جناب وہ استغاثہ کے تینوں جو وعدہ معاف گواہ ہیں وہ منحرف ہو گئے. وعدہ معاف گواہی کا عمل تو ابھی شروع نہیں ہوا. میں چونکہ اس پورے پروسیس کو اڈیالہ جیل میں خود کور کرتا ہوں، وہاں میرے کولیگ کور کرتے ہیں ٹی سی میں فیض، تو وہ پورا خبر روزانہ ہم دیکھتے ہیں. وہ کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں تھے. صداقت عباسی نے جج صاحب کو سے رابطہ کر کے اسلام آباد میں ایک مجسٹریٹ سے کہا کہ جی میں اپنا بیان جمع دینا چاہتا ہوں 165 کا، اور وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے تھے. اسی طرح واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ انہوں نے بھی کہا، اور 2 دن کے وقفے سے ان کو بلایا گیا. وہ آئے، پیش ہوئے، بیان ریکارڈ کرایا اور پھر وہ چلے گئے. اور وہ بیان جو ہے وہ سبمٹ کر دیے گئے. اس کی کاپی جو ہے اسلام آباد کے مجسٹریٹ نے سیلڈ کاپیز ان کی بھیجی اے ٹی سی جج راولپنڈی کو امجد علی شاہ صاحب کی عدالت میں. وہ کاپیاں مانگی تھی تو وہ کاپیاں ان کو پھر فراہم بھی کر دی گئیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے ناظرین کہ پہلے ایک پارڈن آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے.
वो पार्डन ऑर्डर जो है, जो इस्तगासा है, वही जारी करेगा कि जी अच्छा ये अब हमारा इसको जो है ना हमने माफ़ी दे दी है और ये हमारा वादा माफ़ गवाह है। वो प्रोसेस ही नहीं हुआ तो वादा माफ़ गवाह नहीं बन सकता, और वादा माफ़ गवाह बनने का टाइम भी उनका गुजर गया था। तो आज वासिक कयूम और तीनों नहीं मुकरे थे। आज वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने अपना जो स्टेटमेंट था 165 का, उससे लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। तो दोस्तों ने ये खबर चलाना शुरू कर दी कि के जी वो इस्तगासा के जो है वो वादा माफ़ गवाह मुनरिफ हो गए। वादा माफ़ गवाह नहीं थे वो। ये इसी तरह ये प्रॉब्लम ये होता है कि मीडिया जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, उसकी वजह यही है कि हम खबर को पूरी तरह जाने और समझे बगैर ये कर देते हैं। लॉ को समझना चाहिए, और एटीसी की अदालत जो है वो बड़ा हसास मामला है। अगर जज साहब ज़्यादा गुस्से में और तौहीन अदालत में तलब कर लिया तो दोस्तों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी दोस्तों को के लिए भी एडवाइस है, आपके लिए भी एडवाइस है कि इस तरह के मामलात में ज़रा एहतियात बरता कीजिए। जब तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना हो वो खबर नहीं देनी चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब कल जो है वो दोबारा उसकी समाअत होगी। आज तो जो कार्रवाई हुई थी शेख रशीद वगैरह के खिलाफ वो तो आगे चली गई है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन कल ये जो 2 गवाह हैं इन पर दोबारा बात होगी और समाअत होगी और इनके बयानात रिकॉर्ड होंगे, जिरा वगैरह होगी, जो भी होना है कल। फिर उस पर उसके बाद जो है मैंने पूछा प्रोसिक्यूटर से, तो उन्होंने ये बताया कि उसके बाद हम उस मैजिस्ट्रेट को गवाह बनाएंगे जिसकी अदालत में ये बयान रिकॉर्ड हुए। उनका ये कहना था कि ये हमारे गवाह नहीं हैं, हम मैजिस्ट्रेट को गवाह बनाएंगे, यही कानूनी पोजीशन है, ये हमारे गवाह नहीं हो सकते। नाज़रीन, अब बड़ी और आखिरी खबर की जानिब चलते हैं। आईपीपीज़ पर फिर एक बार बुरा वक्त आ रहा है। वो जो 5 आईपीपीज़ थी जिनके साथ वायदा हुआ था वो जो बंद हो गई थी, उनमें एक साहब थे अब्दुल रज़ाक दाऊद, रॉश के पार्टनर भी थे। यानी बाद लोगों ने तो मुख्तलिफ नामों से कंपनियां बैरून मुल्क जाकर रजिस्टर करा ली, हो सकता है ये भी वैसा हो। तो वो जर्मनी चले गए थे, वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को एक ख़त लिखवा दिया था कि जनाब ये इनके साथ ज्यादती हो रही है। अब वो उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आए थे। मियाँ मंशा के नाम भी उसमें शामिल है। मियाँ मंशा नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं और वो अल्लाह करे कि ये मामला जो है ये सेटल हो जाए, क्योंकि आईपीपीज़ बड़ा गेम करने की शायद कोशिश कर रहे थे। रीनेगोशिएट कुछ चीज़ें हो रही हैं, जब वो रीनेगोशिएट हो जाएंगी तो हो जाएंगी, लेकिन ये 15-16 लोग हैं जिनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में या वॉच लिस्ट में या मुख्तलिफ लिस्टों में डाल दिए हैं ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर सकें। अब आप देखिए कि अरबों रुपए के वो ले गए हैं, सारे रकूम ले गए हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। कैपेसिटी पेमेंट तो आपका हक ही नहीं है, लेकिन उसमें मियाँ मंशा भी हैं और वो भी हैं। चलते चलते एक खबर और सुन लीजिए, मुझे अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई, हो सकता है नून लीग के दोस्त कुछ तस्दीक कर दें। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ना गरीब हो गए। वो हैदराबाद कराची में उर्दू बोलने वालों का एक तबका गरीब को गरीब कहता है, तो वो गरीब हो गए हैं। सिंधी भी कहते हैं गरीब, सिंधी दोस्त जो हैं, तो वो गरीब हो गए बेचारे। उनको इस्लामाबाद लंदन हाई कोर्ट ने जो है वो दिवालिया करार दे दिया है। कोई टैक्स का इशू था, लेकिन ये अभी अनकन्फर्म बात है। स्टोरी छप गई है, पाकिस्तानी मीडिया पर भी चली है। मैंने कुछ दोस्तों को मैसेज किया है, इसकी तफसील इंशाल्लाह फिर कल आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।